गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? स्ट्रेट लाइंस। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? सेक्शन फार्मूला। उस सेक्शन फार्मूला की एप्लीकेशंस देखें कि सेक्शन फार्मूला जो है उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। पहला पार्ट है कि भाई आप इंटरनली या एक्सटर्नली कोई टर्म ऐसे डिवाइड कर रही होगी तो आप निकाल सकते हो। जैसे आपको बोला जाए कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट है उसमें, ये तो 10th में किया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ 2 3। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं B14 और एक पॉइंट ले लेते हैं C। ये हमारा 6 माइनस है। मैं आपसे पूछूं कि B इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हमें AB अपॉन BC निकालना है। तो जब भी रेशियो होगा तो आप m/1 रेशियो मत लेना, आप λ/1 ले लेना। तो आप बोलना कि ये λ/1 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। अगर λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो आपको पता ही है कि 1 जो है x कोऑर्डिनेट B का किसके इक्वल होगा? λ/6 मतलब 6 λ, और 1 × 3 1 × 2 दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई λ+1 ये आएगा। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास λ+1 दैट इज इक्वल टू 6λ+2। फाइनली इट इज 5λ इज इक्वल टू -1। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/5। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट की बात करें तो 4 इज इक्वल टू λ इंटू -1 मतलब -λ and 1 × 3 that is 3 divided by λ+1। तो हमने लिखा ये 4λ+4 is equal to -λ+3। फाइनली 5λ is equal to -1। लैम्डा की वैल्यू -1/5। कोई मुझे बता सकता है इस नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है? इस नेगेटिव साइन से क्या पता चलता है कि B इसको कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली या एक्सटर्नली? बता सकते हो आप? ईशा, कीर्ति, चलो ईशा। हाँ, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली कैसे पता चला बेटा? नेगेटिव साइन से, क्योंकि वो नेगेटिव साइन। लाइन लाइन नहीं कर रहा, कहीं बाहर लाई कर रहा है। ठीक ठीक है, ठीक है। तो कीर्ति के लिए दूसरा क्वेश्चन है मेरा। कीर्ति, यस सर। ये बता बेटा, बी किस साइड होगा? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो एसी के एक्सटेंडेड पार्ट पे होगा, तो सी की तरफ होगा या ए की तरफ होगा? सर बीसी की तरफ, मतलब सी की तरफ। मतलब इधर इस एक्सटेंडेड पार्ट पे होगा, ऐसा कैसे पता चला आपको? सर क्योंकि जो लैम्डा है वो 1/5 है, वो 1 से छोटा है, इसलिए। बीसी बड़ा है ना? तो यस। बीसी बड़ा है, बीसी बड़ा है, अगर बी की साइड होगा ये तो ए भी बड़ा हो जाएगा बेटा। बी यहाँ मान लेते हैं, तो ए भी बड़ा हो जाएगा, बीसी छोटा हो जाएगा, तो कौन सी साइड होगा? बीसी बड़ा होना चाहिए ना। इसका मतलब बी जो है वो ए की साइड है, इधर इधर एक्सटेंडेड पार्ट पे है। अब आप सोचो, बी सी अपॉन ए बी, सॉरी ए बी अपॉन बी सी है ना, तो बी सी की लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी क्योंकि वो 5 दिख रही है। ये देखिए,
बी सी हमारा बड़ा हो गया और ए बी हमारा छोटा हो गया, तो कौन से वाले पार्ट में होगा, ए के एक्सटेंडेड वाले पार्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। ये चीज सबकी समझ में आ गई। अब आ जाते हैं, प्रशांत ने एक क्वेश्चन मेरे को भेजा था। प्रशांत का क्वेश्चन था, हेलो, अब बोल बेटा। सर एक बार दोबारा बताना है। ये बता, ए बी अपॉन बी सी है, माइनस साइन तो सिर्फ ये शो कर रहा है ना आपको कि भाई एक्सटर्नली है या इंटरनली है। मैं माइनस साइन थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। अब बता, बी सी यस बड़ा कि ए बी बड़ा। सर, BC। बी सी बड़ा ना, तो बी सी बड़ा होगा यस इसका, ई के इधर वाले पार्ट में होगा बी एक्सटर्नली, तभी तो बी सी बड़ा हो पाएगा और ए बी छोटा हो पाएगा। यस सर, आगे सर। आगे बात समझ में, हाँ। तो ये चीज की जरूरत पड़ेगी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, तो इसका याद रखना है। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बन गया कि भाई उसने बोला, प्रशांत का ये क्वेश्चन है कि ए और ये बी जो भी था हमारा 0.14 और सी जो है 6-1 है। आपको विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ये बताना है कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर्स। तो आप क्या करोगे, तो आप तीनों पॉइंट को कोलिनियर मान लोगे। हाँ मुकेश बोल बेटा। सर स्लोप से, स्लोप निकाल कर। अभी स्लोप, अभी अभी तो स्लोप किया ही नहीं है, अभी तो सेक्शन फार्मूले का एप्लीकेशन बता रहा हूँ। उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे सबसे आसान सा तरीका कौन सा होगा, ठीक है। इसलिए हम सारे हथियार चलाने आ जाने चाहिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। तो हमने एक छोटा सा काम किया क्या कि ये लेमडा था, तो जब भी कोलिनियर आपको प्रूव करना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निकालना। अगर लेमडा की वैल्यू दोनों में सेम आ गई तो वो पॉइंट जो है वो क्या है, कोलिनियर है। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू सपोज करो -1/5 आती, यहाँ पे 2/5 आती, तो आप लिखते ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है। ठीक, तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर लेमडा सेम होगा तो आप कोलिनियर प्रूव कर सकते हो, राइट। ए बी सी कोलिनियर कब होगा, जब आपके पास लेमडा की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। अगर डिफरेंट आएगी तो वो कोलिनियर नहीं है, और कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक काम तो ये हो गया कि इससे आप ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकाल सकते हो। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, ये याद रखना है, सारी चीजें भूल जाओगे आप लोग। सेंट्रोइड इज पॉइंट ऑफ concurrency of medians। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उस पॉइंट को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब मोर देन टू पॉइंट्स, मोर देन टू लाइंस एक सिंगल पॉइंट से होकर क्रॉस करती है तो उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों ऐसे कट कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और मोर देन टू लाइंस, तो अगर ये तीसरी लाइन भी यही से होके पास कर रही है तो ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो मोर देन टू लाइंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। और मीडियन क्या होता है, मीडियन इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ये इसके मिड पॉइंट और अपोजिट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड द मीडियन। तो एबीसी है, ये डी हो गया हमारा, ये ई हो गया, और यहाँ से ये कॉन्करेंट होते हैं। ये ज्योमेट्री में आपने किया हुआ है, और इसको हम जी बोलते थे, और ये रेशियो जो होता था वो 2:1 होता था, ठीक था। इसका मतलब ए जी अपॉन जी डी is equal to BG upon GE is equal to CG upon GF, and this is equal to 2:1:1।
अब ए के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 ले लिए, ये डेरिवेशन आपने की होगी 10th में। बी जो है हमने x2 y2 ले लिया, सी हमने x3 y3 ले लिया। अगर डी की बात करें तो डी मिड पॉइंट है और डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएंगे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, यही आ जाएगा डी का कोऑर्डिनेट। और डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो एडी लाइन पे ये 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जी के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। तो जी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे यहाँ से उस रेशियो की वजह से x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, इसका लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन आंखों पे बहुत तेज पड़ता है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ये जी आपके पास है, तो सेंट्रॉइड निकालना आ गया। अगर कोई ट्रायंगल गिवन है तो आप उसका सेंट्रॉइड निकाल सकते हो। और ज्योमेट्री की जितनी प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल की वो तो आपको याद रखनी है, तो वो वाली चीज जो है वो आपको याद होनी चाहिए, ये आपके पास मिल जाएगा आपको। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे चले इसी से रिलेटेड। एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले। ये सब 10th में आपने किया हुआ है, ये सारी 10th की ज्योमेट्री से रिलेटेड है, जिसको हमें डायरेक्टली यूज करना है। बड़ा सा ट्रायंगल इसलिए बना रहा हूँ मैं। ये यहाँ पे हमने लिया A और A के कोऑर्डिनेट ले लिए हमने x1 y1, B का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x3 y3। इसमें हमने क्या किया कि इनके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, इनके साइड्स के मिड पॉइंट को। इसका मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेटली यहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं कहीं यहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं कहीं यहाँ होगा। हम इसको ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने से हमें एक ट्रायंगल बन जाता है। ये ट्रायंगल मिल गया हमें। ये ट्रायंगल मिला, इस ट्रायंगल का नाम हम रख दिया, हमने रखा है इसका नाम, दैट इज DEF। अब मुझे DEF के सेंट्रॉइड, DEF का जो सेंट्रॉइड होगा वो जी मान लेते हैं। तो जी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, जी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, कौन बता सकता है? क्योंकि ये 10th का है, ये अभी 11th से रिलेटेड कुछ भी चीजें नहीं है इसमें। जी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? जितेंद्र, कीर्ति, महक, मुकेश, मुस्कान, नंदन, निधि, कोई भी? प्रशांत, हाँ बेटा बोल। सर पहले डी ई और एफ के मिड पॉइंट निकाल लेंगे सर, क्या है फिर उसके हिसाब से ये फॉर्मूला है ना, मीडियन निकालने का x1 प्लस x2 x3 डिवाइडेड बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, इससे निकाल लेंगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। कीर्ति, आपके पास क्या लॉजिक है? सर यही है। अच्छा ठीक है, म्यूट कर लो बेटा, कोई बात नहीं, म्यूट कर लो। मैं कुछ ऐसे चलूँ क्या, जरा देखना, मेरे दिमाग में आ रहा है। वो उसने बोला, मैं बाकी एक बार रिपीट कर देता हूँ बाकी लोगों को। इन लोगों ने बोला कि सर तीनों वर्टिसेस निकल सकते हैं। डी आपका निकल जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ई निकल जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2, एफ निकल जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2, वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। और फिर सेंट्रॉइड का फार्मूला लगा लो आप, तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा ज्योमेट्री वाले मूड में आते हैं, और ज्योमेट्री वाले मूड में आते हैं तो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में ज्योमेट्री का ऐसे ही रोल है। आप बोलो सर यहाँ से ऐसे ज्वाइन करता हूँ। एजी जो है
एफ जो है वो डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। क्या इससे एग्री करते हो आप? मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट पी जो है इसका मिड पॉइंट है। कोई इसका लॉजिक दे सकता है मुझे? ये पॉइंट पी जो है वो डी का मिड पॉइंट है, हाँ या ना? यस, प्रशांत आया। और प्रशांत मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हाँ बोलो। सर 9 क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम थी सर, उससे कर सकते हैं। पी है उसका मिड पॉइंट? यस सर। अच्छा ठीक है, मिड पॉइंट है क्योंकि आपने ये थ्योरम जो पढ़ी थी कि भाई मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, इसके पैरेलल होती है, also हाफ ऑफ इट। तो आप बोलो कि सर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप जो इसका मीडियन होगा वही मीडियन इसका होगा, और मीडियन अगर एक साथ दोनों के सेम हो गए तो जी की वैल्यू भी सेम आनी है। आप बोलो सर यहाँ इस ट्रायंगल का जी जो होगा, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो भी सेम होगा, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 एंड y1 + y2 + y3 अपॉन 3। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ज्योमेट्री लगा दी, तो आप इतनी मेहनत से बच गए। तो अब आगे से कभी आए और आपसे पूछे कि भाई इसका सेंट्रॉइड बताओ, तो सेंट्रॉइड आप फटाफट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज क्लियर सब लोगों को? अब चलिए एक अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फिर इन दोनों को फिर से मिक्स करेंगे, फिर कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे। और एक बात तो आपको पता ही है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना होता था तो डिस्टेंस फार्मूले में हमने अभी तक क्या लिखा था कि ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ इक्वल दिखा देते थे, और बी सी की लेंथ और ए डी की लेंथ इक्वल दिखा देंगे तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब उससे आसान तरीका सेक्शन फार्मूले में आपको मिलेगा। आप बोलो इसका मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, दोनों अगर सेम होंगे तो जो गिवन क्वाड्रिलेटरल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम। तो सिर्फ मिड पॉइंट निकाल सकते हो तो बड़ा आसान हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर ये x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, ये हमारा x3 y3 है, ये हमारा x4 y4 है, तो आप सिर्फ बोलोगे सर ऐसा कर लो, आप x1 + x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y क्या बोलते हैं x2 + x4 अपॉन 2 एंड y1 + y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y2 + y4 अपॉन 2। ये 2 कैंसिल आउट भी कर दे तो सिर्फ इतने ही हम कंक्लूड करके बता सकते हैं कि जो गिवन आपके पास क्वाड्रिलेटरल है वो क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम हो गया। वो हमारा क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब अगला कॉन्सेप्ट हमें जो सीखना है दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें? तो एक ट्रायंगल हमने बना लिया, उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए। The coordinates of this triangle are x1 y1 and the coordinates b x2 y2 and the coordinate c is x3 y3। इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालें? तो एरिया का फार्मूला आपने किया हुआ है, तो इन सब चीज़ों पे टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं। क्या था जरा याद करो, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3, ऐसे ही था कुछ, प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। ये था
एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिजिक्स के लिए आपने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट सीखा होगा, वहाँ पे डिटर्मिनेंट वगैरह का कोई आइडिया दिया गया होगा आपको, तो आप इसी वाली चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ, ऐसे कर लेना, एक 2/2 डिटर्मिनेंट जो होता है वो वाला तरीका कि x1 y1 नीचे लिख देना x2 y2 प्लस यहाँ लिखना x2 y2, यहाँ लिख देना x3 y3 प्लस यहाँ लिख देना x3 y3 और यहाँ लिख देना x1 y1। यहाँ से आपको दिख रहा होगा x1 y2 माइनस x2 y1, ये देखिए x1 y2 और यहाँ से x2 y1 आपको मिल जाएगा, तो सारी टर्म आएगी। और ऐसे फॉर्म में लिखने से क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का एरिया निकाल सकते हो, वो आगे आपको बता देता हूँ। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। कार्टेशियन फॉर्म के बाद हम आ जाते हैं पोलर फॉर्म पे। जब पोलर फॉर्म में हो तो कैसे हम निकालेंगे, तो पोलर फॉर्म में आपको पता है कि ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे कैसे होंगे। एक कोऑर्डिनेट जो होगा कल ही हमने डिस्कस किया था r1 θ1, बी कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज r2 θ2, और सी कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज r3 θ3। तो जब एरिया आपको निकालना होगा, एरिया को ट्रायंगल से ऐसे डिनोट करते हैं, डेल्टा इसका नाम है, तो आप सीधा लिख सकते हो कि दिस कैन बी आल्सो रिटन एज हाफ। कभी आपके पास ऐसा आ जाए कि भाई एंगल्स गिवन हो या पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, आप नहीं चाहते कि भाई उसको हम चेंज करें, डायरेक्टली निकालना चाहें, तो r1 इंटू r2 साइन θ1 माइनस θ2 प्लस r2 इंटू r3 साइन θ2 माइनस θ3 प्लस r3 इंटू r1 इंटू साइन θ3 माइनस θ1। एक पोलर फॉर्म का भी फार्मूला आपको याद रहेगा, डेरिवेशन सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, वो पॉइंट्स वहाँ पे आप पुट कर देंगे और वहाँ से आप ये निकाल देंगे। तीसरा तरीका जो आगे आएगा, लेकिन याद रखिए ज़रूरत आपको पड़ जाएगी, या डिटर्मिनेंट तो किया नहीं है तो रहने दो, थर्ड वाला हम अभी नहीं करते हैं कि जब हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो जब आगे आएगा तो हम कर लेंगे। तो हमारे पास क्या कहानी आ गई तीसरी, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो ABC इज इक्वल टू 0, अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए ये भी एक तरीका यूज कर सकते हैं कि एरिया निकालेंगे, अगर एरिया 0 हो जाए तो वो तीनों पॉइंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आप कोलिनियर प्रूव कर सकते हो, सेक्शन फार्मूले से भी आपने कोलिनियर प्रूव करना सीख लिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी आपने कोलिनियर प्रूफ करना सीख लिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हो। चले आगे, फिर से आ जाते हैं अब एरिया वाले फिर से कॉन्सेप्ट पे। वो ट्रायंगल हमने लिया और वो ट्रायंगल फिर से एक बना लेते हैं, ये ABC हमारा एक ट्रायंगल है, ये A, ये हमारे पास B और ये C है। इसके मिड पॉइंट्स हमने ले लिए, ये इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं मान लेते हैं, इसका मिड पॉइंट होगा इधर, इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं ले लेते हैं, और इसको फिर से हम ज्वाइन करते हैं।
उसका नाम हमने डी रख लिया, इसका नाम हमने ई रख लिया, इसका नाम एफ रख लिया। ज्योमेट्री में आपने किया हुआ है, मुझे बताना एरिया ऑफ ए बी एंड जी area of ABG is equal to area of BCG is equal to area of ACG is equal to 1/3 of area of triangle ABC। किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बता दे। ये तीनों का एरिया इक्वल होगा एंड दिस इज 1/3 ऑफ दिस। ठीक है, ये किसी को प्रॉब्लम हो इस स्टेटमेंट से तो बताए मुझे। सर यहाँ प्रॉब्लम है। मुस्कान, अनुज, अरुण, निकिता, नंदन, ये चीज क्लियर है? यानी मैक, ये ज्योमेट्री में आपने किया है, क्या ऐसा होता है या नहीं होता? बोलो बच्चों। नंदन, मुकेश, होता है सर। अनम्यूट करो मुकेश, बताओ। मुकेश, होता है सर ऐसा। होता है ज्योमेट्री में, पता है। और कोऑर्डिनेट सर ज्योमेट्री में आपको, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको प्रूविंग करनी है तो आपको कुछ नहीं करना। आप बोलो बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, जी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, बी के कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों इक्वल आएगा। फिर इसका इसका निकाल लेंगे, तीनों इक्वल हो गए। और ये तीनों मिलके एबीसी का एरिया बन रहे हैं, वो दिख ही रहा है हमें। तो एक चीज ये होगी, तो ये भी हमारे काम आ जाएगा, तो इसको याद रखना है। दूसरा मैं बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ is equal to 1/4 area of triangle ABC। हाँ मुकेश, कुछ कहना चाहते हो? मुकेश, ये सर यही बोल रहा था 1/4 होता है। हाँ हाँ ठीक। तो ये एरिया निकल जाएगा आपका, और ये एरिया निकाल लोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्या, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उस केस में उसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं,
ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 वर्टिसेस हमने लिख लिए, ए बी एंड सी। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा। तो इसमें एक चीज हमें सीखने की जरूरत है कि भाई ये जो BD हमारा मीडियन है, ये जो BD मीडियन है, वो मीडियन हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया। और BD जो मीडियन है, तो सेंट्रॉइड इसी वाली लाइन पे लाई करेगा। सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा? इसी वाली लाइन पे। और यहाँ से हमें एक सिर्फ रिलेशन पता है कि AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DC। ये भी 10th में आपने किया था। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे अगर इस मीडियन BD की लेंथ पूछे तो आप क्या करोगे? दैट इज द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। सिर्फ इस वाले मीडियन की लेंथ आप निकालोगे यहाँ से, बाकी का तो सब इक्वल है। अब मीडियंस की बात करें कि भाई मीडियंस हमें निकालना हो कि मीडियंस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीडियन क्या होगा? तो आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के मीडियंस जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के मीडियंस जो होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। तो ये चीज बातें याद रखनी है कि भाई जब भी ये आए तो आप कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन है हमारा, ये आपने ज्योमेट्री से किया था, मैं चाहता हूँ कि भाई आप क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से करें कि इन अ ट्रायंगल ABC whose centroid is G, whose centroid is G, then prove that AB square plus BC square plus CA square is equal to 3 times of AG square plus BG square plus CG square। तो ये भी आसान है, इस रिजल्ट को याद रखना है, ये डायरेक्टली हम यूज करेंगे। बाकी इसको डिराइव करना तो बिल्कुल ईजी। आप बोलो सर यहाँ से ट्रायंगल बना लो एक, ये आपके पास A है, ये B है, ये C है। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप AB, BC और AC की लेंथ निकाल लो, ये लेंथ आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे कहीं G मान लेते हैं, तो G के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आप बोलो आप यहाँ से BG की लेंथ निकाल लो, AG की लेंथ निकाल लो और GC की लेंथ निकाल लो। ये तीनों लेंथ आपने निकाले, और ये लेंथ निकलने के बाद क्या होगा कि ये 3 टाइम्स ऑफ दिस आएगा, ये हो गया। ये आप प्लेन ज्योमेट्री निकाल के लिखोगे। कुल मिला जुला के आपको क्या करने का है कि ये वाला रिजल्ट याद रखना है, किसी भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, चाहे ट्रायंगल का टाइप कुछ भी हो। ठीक है, ये सारे रिजल्ट हमारे काम आएंगे, इसलिए इन सारे रिजल्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि इफ D E F are midpoints of sides BC
CA and AB respectively of a triangle ABC, then AB square plus BC square plus CA square, that is equal to 4/3 of AD square plus BA square प्लस CF स्क्वायर। ये भी निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से या फिर आप ज्योमेट्री से, क्योंकि वो हाफ होता था तो AD की लेंथ निकल जाएगी, B की निकल जाएगी, CF की निकल जाएगी, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हो। इसको याद रखने का है, क्योंकि याद रहेगा तो हमारा काम फटाफट हो जाएगा और इसको आप निकाल लोगे। 2 रिजल्ट और याद रखने हैं इससे रिलेटेड। एक याद रखना है कि P is any point in the plane ABC, then PA square plus PB square plus PC square, that is equal to GA square plus GB square plus GC square and plus 3 times of GP square। G क्या है? सेंट्रोइड है। G क्या है? सेंट्रोइड है। तो ये भी जो है ये बड़े सिंपल से हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें डिराइव नहीं करवाई जा रही कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ये है, बस रिजल्ट याद रखना है, जिससे हमारा करीबन बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। ये A है, इसके कोऑर्डिनेट आपने x1 y1 ले लिए। ये B है, इसके कोऑर्डिनेट आपने x2 y2 ले लिए। ये C है, इसके कोऑर्डिनेट आपने x3 y3 ले लिए। ये आपके पास G है, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता ही है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको याद रखना, सिग्मा x1/3 एंड सिग्मा y1/3। सिग्मा x1 का मतलब क्या हो गया? x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। और P यहाँ पे कोई पॉइंट है वो ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट हमने x4 y4 ले लिया। अब सब कुछ निकालना आता है। P आप निकाल सकते हो, PB निकाल सकते हो, PC निकाल सकते हो, AG निकाल सकते हो, BG निकाल सकते हो, GC निकाल सकते हो और GP निकाल सकते हो। LHS सारे चीज में पुट कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक। एंड द नेक्स्ट वन, ये सारे रिजल्ट रटा मार के याद रखने हैं, बहुत हेल्प करेगा हमारा कि फॉर एनी ट्रायंगल ABC, AB square plus AC square is equal to 2 times of AD square plus BD square, where D is the midpoint of BC। ये ट्रायंगल ABC, A के कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2, C के कोऑर्डिनेट x3 y3 और D का कोऑर्डिनेट आपके पास है ये, उसने बोला BC का मिड पॉइंट है, तो D के कोऑर्डिनेट भी आपने निकाली है, x2 + x3/2, y2 + y3/2, और सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। AB स्क्वायर AC स्क्वायर निकाल लीजिए और ज्योमेट्री से आपने 10th में के सेम वाला क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं।
ठीक है। अब इसी की हेल्प से हम देखिए हम लेंथ ऑफ मीडियन निकालने जा रहे हैं। लेंथ ऑफ मीडियन कैसे निकालें? आप बोलो बहुत आसान है, ये रहा लेंथ ऑफ मीडियन आपका। ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे। तो देखिए ए के अपोजिट जो साइड होती है उसको स्मॉल ए बोलते हैं, और ये जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में यूज होता है। बी के अपोजिट जो साइड है स्मॉल बी सॉरी, और सी के अपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल सी बोलेंगे। तो ये फार्मूला तो सीधा यहाँ लग जाएगा। एडी की लेंथ निकालने, आप बोलो लेंथ ऑफ मीडियन के लिए हमें कोई फार्मूले की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ से निकालेंगे। लेकिन एडी को अगर आप लिखना हो शॉर्ट फॉर्म में आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो आप ऐसे निकालोगे, एडी इज इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलरली हमारे पास b की जरूरत पड़े तो b क्या होगा, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम हाफ वही अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और हमें CF निकालना हो तो CF इज इक्वल टू हाफ अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। CF है तो c स्क्वायर, b है तो b स्क्वायर, और AD है तो a स्क्वायर। याद करना आसान रहेगा, यहाँ से आप निकाल लोगे। चलिए आगे हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, या एक क्वेश्चन कर लो। ये लो क्वेश्चन दे देता हूँ एक, फिर आगे बढ़ते हैं कि f x1 पेन पेपर उठा लीजिए, x2 x3 are roots of x cube minus 3px square plus 3qx minus 1 is equal to 0, then find centroid of the triangle whose vertices are x1 1 upon x1, x2 1 upon x2 and x3 1 upon x3। फटाफट निकाल लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका सॉल्व हो जाए वो बता दे कि सर मेरा हो गया। इसका भी सॉल्व हो जाए, बता दे सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या होगी। निधि, निकिता, रोहन जैन 9th में हो? क्या करेंगे, ये दो कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स हो गए। हाँ प्रशांत बताओ।
कीर्ति का भी आ गया, प्रशांत का भी आ गया। हाँ प्रशांत। सर x का तो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y का आएगा 1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3। अच्छा कीर्ति। सर x की वैल्यू है p और जो y कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू है -3p। -3p। अच्छा चलिए देख लेते हैं, देखते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन का और इसका। तो आपने बोला कि अगर इसके 3 रूट हैं x1 x2 x3 तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मिलती है सम ऑफ द रूट। दो लोग और हैं, कौन कौन? कीर्ति, मुकुल। हाँ मुकुल बताओ। सर x की वैल्यू तो p और y की वैल्यू q। ठीक है। अच्छा कीर्ति। सर वो पहले ही हैंड रेज कर रखा था, वो डाउन नहीं किया। अच्छा ठीक ठीक। या देखिए आपने बोला कि सर यहाँ पे पहले आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 सम ऑफ द रूट क्या होगा, तो -3p तो 3p हो जाएगा, ये आ जाएगा 3p। टेकन टू एट ए टाइम, x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 की अगर वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगा 3q, और x1 x2 x3 की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगा आपका क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स 1। ये आ गया। तो आपने बोला जो इसका सेंट्रॉइड होगा वो सेंट्रॉइड तो यही होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट होगा 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 डिवाइडेड बाई 3। आप बोलोगे सर इसका x कोऑर्डिनेट तो आपको मिल ही गया 3p/3, दैट मीन्स p। y कोऑर्डिनेट की बात है, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, तो या तो एलसीएम ले लें तो नीचे आ जाएगा x1 x2 x3 और ऊपर आ जाएगा x1 x2 x2 x3 x3 मतलब 3q अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 3। तो फाइनली ये आपके पास q ही आ गया। तो इसका सेंट्रॉइड जो हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, दैट इज p and q। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े और उसका नाम क्या है, दैट इज इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, और उससे रिलेटेड ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं तो याद रखेंगे। तो इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। इन सेंटर होता है कि पॉइंट ऑफ concurrency of internal angle bisector। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की कॉन्करेंसी है, तो ये कैसा दिखेगा, कैसा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक 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 ऐसे सर्कल बना लेता हूँ और फिर मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा। इस ट्रायंगल के लिए ऐसे टच करके एक पॉइंट से जाएगी, इधर टच करके जा रही है, ऐसे ज्वाइन कर दिया। इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे हमारे पास टच करेंगे वो हमारा इन सेंटर होता है, और उससे तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है, इसलिए ये टेंजेंट मैंने बनाया।
ये और ये, तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और इसको अगर मैं लिख दूं डी, इसको लिख दूं ई, इसको लिख दूं एफ, तो आपको पता है कि डी आई इज इक्वल टू ई आई इज इक्वल टू एफ आई, और इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल आर बोलते हैं, और ये इसका रेडियस है। पहली बात ये होगी। अब आई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो आई के कोऑर्डिनेट्स की एक डेरिवेशन x1 x2 x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो आई के कोऑर्डिनेट्स आपको याद रखने, हालांकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो इन्फिनिटी क्वेश्चन ऐसे पर्टिकुलर ट्रायंगल के नहीं आते, वो आएंगे अलग। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। और y कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमारा होता है क्या, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। a क्या है, तो a इसके अपोजिट वाली साइड की लेंथ a, b के अपोजिट वाली साइड की लेंथ b, c के अपोजिट लेंथ होती है उसको c, उसको स्मॉल से डिनोट करते हैं। तो वो लेंथ निकालोगे, a का मतलब हो गया bc, b का मतलब हो गया ac की लेंथ, और c का मतलब हो गया ab की लेंथ। वो यहाँ पे निकालते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो अच्छी खासी कैलकुलेशन आपको दिख भी रही हो। ये इसका एन सेंटर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, हमें कुछ चीजें सीखनी है इसके साथ। एक ये सीख लिया, एक ये सीख लिया, दूसरा आपको पता है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करता है, जैसे ये ट्रायंगल है, एबीसी, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इधर गया, इसका इधर गया, इसका इधर गया, तीनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं। ये जो एडी है, ये तो आपने पढ़ा ही है कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। अब बात आती है कि सर ये हमें कैसे हेल्प करेगा। मैं बोलूँ कि तीनों अगर वर्टिसेस गिवन है तो ए बी की लेंथ निकाल लोगे, ए सी की लेंथ निकाल लोगे। तो बी डी और डी सी में बी गिवन है आपके पास, सी गिवन है और रेशियो गिवन है, तो डी के कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो, सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो कि ये भी इक्वल होगा कौन कौन, तो ए बी अपॉन या बी ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन सी। ऐसे ही आप इसके भी निकाल सकते हो। तो डी के कोऑर्डिनेट, ई के कोऑर्डिनेट, एफ के कोऑर्डिनेट जब आपको जरूरत पड़े आप निकाल पाओगे। ये भी चीज क्लियर हो गई। मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने ज्वाइन किया इसको, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो थर्ड केस क्या है, आपको दिख रहा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CIA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB।
देखिए अभी अभी हमने किया था, इस सब की लेंथ r है, ये इसकी लेंथ है, तो जरा देखते हैं। हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to half into r into a। ध्यान से देख लीजिए, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ आपने बताया अभी कि सर a इसको लिख सकते हैं, स्मॉल a जो BC को रिप्रेजेंट करता है, और ये हाइट जो है वो कितनी है, दैट इज r है, तो हाफ इंटू a इंटू r। दूसरे के लिए हाफ इंटू r इंटू b, तीसरे के लिए हाफ इंटू r इंटू c। फाइनली आप हाफ r/2 कॉमन ले ले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी को क्या लिखते हो आप, दैट इज 2s, 2s अपॉन 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज r इंटू एस के। ये भी आपके कहीं कहीं काम आ सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो r इंटू एस के इक्वल होगा। ठीक है जी, अब इधर आ जाइए, क्या है ये b जो है वो BD पे, b और BD जो है वो टेंजेंट है इस सर्कल पे, और टेंजेंट की लेंथ सेम होती है आउटसाइड पॉइंट से अगर सर्कल पे ड्रॉ करते हैं। तो अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी लेंथ क्या हो गई, दैट इज a माइनस एक्स, क्योंकि पूरी लेंथ ये थी, ये x हुआ तो ये कितना हो गया, ये भी x हो गया, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया c माइनस एक्स। ये देखिए ये a माइनस एक्स है तो ये कितना हो गया, a माइनस एक्स, राइट। ये a माइनस एक्स है तो ये कितना हो गया, ये हो गया b माइनस a प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। हाँ प्रशांत। अरे सर उसमें एस क्या है, एस लिया था सर, उसमें एस क्या लेंगे, 2s x अननोन है, x अननोन है, उसको ले लिया, मैं अलग बना लेता हूँ, दूसरे वाले पेज पे चला जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा, एक x अननोन लिया है, उसकी x की वैल्यू हमें निकालनी है, x जो है वो अननोन है, उसकी वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू हम निकालेंगे अभी। अभी देख लेते हैं, मैं दूसरे पेज पे चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, एक इधर बना लेते हैं बड़ा सा। ये रहा आपके पास ये, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी, हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारा ट्रायंगल है। नेमिंग करते हैं इस ट्रायंगल की, दिस इज ए, ये बी, ये सी। इसकी लेंथ आपको पता है a है, इसकी लेंथ कितनी है, b है, और इसकी लेंथ कितनी है, c है। इसको मैंने d ले लिया, इसको मैंने e ले लिया, इसको मैंने f ले लिया, कुछ भी मान लेते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए एक कोई अननोन x ले लेता हूँ, ये x है तो ये कितना होगा, c माइनस एक्स। ये x होगा तो ये कितना होगा, ये x है तो ये कितना होगा, बताओ, a माइनस एक्स। ये a माइनस एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a माइनस एक्स, और ये a माइनस एक्स हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, b माइनस a प्लस एक्स। हाँ या ना, जल्दी बता दो। ठीक है, अब यहां से कंडीशन हमें मिलती है कि c माइनस एक्स जो है, हाँ नंदन, बोलो नंदन, अनम्यूट करो। नहीं सर, मैं तो वही बोल रहा था, ए डी और ए इक्वल होगा, है ना। हाँ तो अब इक्वल करते हैं ना, इक्वल करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए, ये c माइनस एक्स इज इक्वल टू b माइनस ए प्लस एक्स आ गया। x को उधर ले जाते हैं, सबको इधर ले आते हैं, तो ये क्या आ गया, a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 2x।
अब आपको ये चीज पता है कि a प्लस बी प्लस सी 2s के इक्वल होता है। तो आपसे पूछा जाए a प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, तो 2s माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2s माइनस 2b दैट इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, दैट इज s माइनस बी। अब मैं आपसे पूछूं कि bd कितना, तो bd इज इक्वल टू bf and that is equal to s minus b। ठीक, मैं पूछूं कि AD इज इक्वल टू A, ये किसके इक्वल, AD और AE, तो कुछ भी ले लो, C माइनस एक्स ले लोगे तो भी हो जाएगा। तो C माइनस एक्स क्या होगा, C माइनस S माइनस प्लस B, फिर से B प्लस C, कितना हो गया, सर यही होगा ना, सर C माइनस S प्लस B, B प्लस C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेक कीजिए, B प्लस C हो जाएगा हमारा 2s माइनस A, और उसमें से s माइनस कर रहे हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, s माइनस A, तो ये हो गया s माइनस A। और सिमिलरली आप वो निकालोगे FC और EC, वो क्या क्या आ जाएंगे, दैट इज s माइनस C। तो ये वाला रिजल्ट एक याद रखना है, जिससे इतनी कैलकुलेशन हमें करनी ना पड़े, हम ये सारा निकाल पाए। क्लियर है ये? सर हाँ। सर यहाँ पर s क्या है, क्या हो गया, सर जो x इज इक्वल टू s माइनस b लिखा है, यहाँ पर s क्या है। आप किसी से भी निकालो ना, cx और b माइनस a प्लस एक्स दोनों तो सेम ही है, आप किसी में वैल्यू पुट कर ही निकालो। मैंने बोला कि यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो क्या है हमारे पास s माइनस b है, यही है ना, तो x निकल गया। तो मैंने बोला bd bf की लेंथ सेम होगी, दैट इज s माइनस b। और इसको जरा तरीके से देखो, b वाले वर्टेक्स से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो होगा हमारा BD और BF, वो क्या हो जाएगा। अब आगे से आपको लिखना हो तो आप बड़ी आसानी से ऐसे लिखते चले जाओगे। देखो मैं मिटाते जा रहा हूँ, मैं बोलूँ कि ये B है, B से हमने किया है, इन दोनों की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, इसकी होगी S माइनस बी, इसकी भी होगी S माइनस बी। C वाले से करेंगे तो आप बोलो सर इसको हटा दो, आप सीधा ऐसे लिख दिया करेंगे, ये होगा हमारा जहाँ जरूरत पड़ेगी S माइनस सी, और ये भी होगा S माइनस सी। ए वाले लेंथ से आपको करना है तो आप बोलो बहुत आसान है, कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं, आप इसको लिखो s माइनस ए और इसको लिखो s माइनस ए। अब ऐसे ही याद रखो, फटाफट फटाफट आप लिख दो, गेम खत्म। ठीक है प्रशांत? यस तो सर। ये, हाँ ये निकाल आ गया। अब एक सेंटर और है जिसका नाम है क्या, दैट इज कॉल्ड द एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ concurrency of two external angle bisector and one internal angle bisector। बोले ये क्या चीज, तो ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया एबीसी हमारा। टेढ़ा इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपके दिमाग में कोई इक्विलेटरल और वैसे वाला कॉन्सेप्ट ना रहे। उसने बोला कि दो एक्सटर्नल और एक इंटरनल, तो ए का इंटरनल ये रहा, ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है ऐसे कुछ, इसका ये एक्सटर्नल वाले का एंगल बाइसेक्टर और इस वाले के एक्सटर्नल का एंगल बाइसेक्टर, ये जो होगा इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द एक्स सेंटर।
और इस एक्सेंटर से जो सर्कल पास करेगा वो तीनों साइड्स को ऐसे टच करता हुआ चला जाएगा। इसके एक्सटेंडेड पार्ट को टच करेगा और AC के इस पार्ट को टच करेगा, ये इसका सेंटर होगा। एक एक कोऑर्डिनेट्स अगर ले ले तो आप बोलो कि ऐसे तो 3 ट्रायंगल होंगे, बिल्कुल होंगे जी। एक A के अपोजिट, एक B के अपोजिट, एक C के अपोजिट। तो एक सीख लेंगे तो बाकी भी आ जाएगा। x2 y2, C हमारा x3 y3। हमें E के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, A के अपोजिट है तो जो इंटरनल उसका इन सेंटर का होता था बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है, बस उसको नेगेटिव कर देना। A के अपोजिट है तो A नेगेटिव, B के अपोजिट होगा तो B वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय -a प्लस b प्लस c एंड -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय -a प्लस b प्लस c। b के अपोजिट होता तो b नेगेटिव कर देते ऊपर नीचे, c के अपोजिट होता तो c को नेगेटिव कर देते, ये आपके पास आ जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़े, एक सेंटर और है, अगर आप लोग थके ना हो तो आगे बढ़ सकते हैं। नमन जैन। हाँ नमन बताओ। सर बस आज इतना ही पढ़ा, तो फिर है ना फॉर्मूले वगैरह याद करने पड़ेंगे, सारे डिवाइस सुनना पड़ेगा। अच्छा, मैं तो इवनिंग में भी क्लास रखने की सोच रहा था, क्या करूं? इवनिंग में आपकी मर्जी सर। एक काम कीजिए, कोई बात नहीं, आप इतना ही कर लो। जब हमारे पास ये हो जाएगा NCERT वाला पोर्शन कंप्लीट कर लो, मैं कुछ भेज देता हूँ, लेकिन उसमें अभी मिक्स होगा। जब तक एक पूरा कॉन्सेप्ट का कंप्लीट नहीं होगा तब तक असाइनमेंट बनता नहीं। सर कोई बात असाइनमेंट है ना 30 क्वेश्चन का भेजा करो, फिर वो कंप्लीट भेज देते हो ना, फिर वो नहीं पता। नहीं, वो बात तो मैं समझ रहा हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, इवनिंग में रख ले क्लास, और तो कुछ करने के लिए हो जाएगा हमारे पास। ठीक है सर। चलो इवनिंग में मिलते हैं 6 o'clock, तब तक इसको रिवाइज कर लीजिए। 6 बजे मिलते हैं 6 o'clock, ठीक है? रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे इसको कंटिन्यू कर लेंगे। सरकम सेंटर वगैरह है वो खत्म हो जाए, फिर हो जाएगा ईशा। ईशा, हाँ बोलो बेटा। सर 6:30 पे रख लो। अच्छा चलिए 6:30 कर दिया। और उसका भी था, प्रशांत का भी था 6:30। ठीक है भाई प्रशांत? यस सर ठीक है। हाँ ठीक है। यस सर। सर रिकॉर्डिंग करना सर, वो शाम इवनिंग की वीडियो की। भाई ऑल्टरनेट रख लेंगे, आज भर रख लो ना, फिर जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे रखेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, दोनों टाइम अब पढ़ाया जा रहा है आपको। आज रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि कुछ कॉन्सेप्ट हो जाए जिससे आपके पास करने के लिए क्वेश्चन हो। अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तो 10th वाला ही सब चल रहा है। थोड़े से सेंटर वेंटर आ गए हैं बस, बाकी तो 10th का ही किया, अभी स्लो बचा हुआ है। तो आज कर लेते हैं, फिर कल देखेंगे, कल रिक्वायर्ड होगा तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। मॉर्निंग में ही कर लेंगे, ठीक है? 6:30 मिलते हैं, 6:30 आपसे फिर मुलाकात होगी और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।